Fine. So, good afternoon, everyone. Good आज के afternoon, ma'am. Good फाउंडेशन afternoon, क्लास ma'am. का हमारा जो गुड टॉपिक है आफ्टरनून दैट मैम। इज इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इंडियन कल्चर और हेरिटेज से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज? देखो, इंडिया, अगर हम इंडियन कल्चर और हेरिटेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ का रहन सहन, यहाँ का कल्चर, जितनी भी चीजें इससे रिलेटेड आती है ना, अब इसके अंदर स्पोर्ट्स भी हो गया, म्यूजिक हो गया, फैशन हो गया, हमारे यहाँ का आर्किटेक्चर हो गया, हमारे यहाँ का लिटरेचर हो गया, पेंटिंग्स हो गई, या हमारा खाना पीना, डांसेस, एवरीथिंग, है ना, या हमारे Yes, ma'am. कस्टम्स हो गए, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? इंडियन कल्चर और हेरिटेज में। ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है, तो ऐड भी आता है टीवी पे, वो आप लोग देखते हैं ना, इनक्रेडिबल इंडिया, जिसमें अलग अलग स्टेट्स का इंट्रोडक्शन देते हैं फिर, है ना। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. आज हम अबाउट इंडियन कल्चर और हेरिटेज के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज कस्टम्स, ट्रेडिशन, एटिकेट्स ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ के कस्टम्स, हमारे यहाँ का ट्रेडिशन, एटिकेट्स क्या है? कोई बताएगा? जब हम वेलकम करते हैं किसी को तो क्या कहते हैं? Namaste, ma'am. और वेलकम, खमा गणी, नमस्ते, या इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कल्चर को डिफाइन करती हैं, राइट? ऐसा Yes, ma'am. हर कंट्री में नहीं होता, बट इन इंडिया वी आर हैविंग डिफरेंट वेज। मतलब आप रिलीजन के नाम पे कह लीजिए, कास्ट के नाम पे कह लीजिए, या स्टेट वाइज कह लीजिए, वी आर हैविंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। हमारे पास अलग अलग तरह की चीजें हैं, राइट? Yes, Yes, ma'am. तो ये सब हमारे कस्टम्स, हमारे कल्चर्स को डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेडिशंस के बारे में। फंडामेंटल ट्रेडिशंस, फंडामेंटल मतलब बेसिक ट्रेडिशंस। नमस्ते एक्सप्रेस्ड नमस्कार और नमस्कारम इज ए कस्टमरी ग्रीटिंग व्हेन इंडिविजुअल्स मीट और फेयरवेल। जब भी कोई आता है या हम किसी को विदाई देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? नमस्ते, या हम क्या कहते हैं? नमस्कार, है ना। ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन का वेलकम करने का या किसी को सी ऑफ करने का तरीका है, राइट? Namaste yes, is spoken with a slight bow and hands pressed together, palms touching and fingers pointing upwards, thumbs close to the chest. It means I bow to the divine in you. नमस्ते किस तरह से किया जाता है बताइए? दोनों हाथ जोड़ के। ऐसे हाथ जोड़ के और थोड़ा सा झुककर हम लोग नमस्ते करते हैं, राइट? ये क्या है? हम थोड़ा सा अपना रिस्पेक्ट शो करते हैं, है ना। हम हमारा डिवाइन, हम हमारा रिस्पेक्ट शो करते हैं कि हम थोड़ा सा झुक के उनको नमस्ते करते हैं ताकि हम उनको ग्रीट कर सकें। ठीक है। हिंदू ज्वाइंट फैमिली और अ ज्वाइंट फैमिली इज एन एक्सटेंडेड फैमिली अरेंजमेंट prevalent among Hindus of the Indian subcontinent, consisting of many generations living under the same roof. अच्छा, it is not about Hindus only. In India, we are having a culture जिसमें एक ज्वाइंट फैमिली का ट्रेडिशन है, राइट? बहुत yes, ma'am. सारे गांव आज भी, या नॉट नॉट ओनली इन गांव, इवन हम हमारे शहरों में भी, है ना, ये ज्वाइंट फैमिली वाला कल्चर को हम फॉलो करते हैं, राइट? ज्वाइंट Yes, फैमिली मतलब, अच्छा, अभी यहाँ अगर हम इसको डिस्कस करें तो थोड़ा सा ये पॉइंट भी बनता है डिस्कशन के लिए कि ज्वाइंट फैमिलीज आर बेटर और better। कौन सी फैमिलीज ज्यादा बेटर होती हैं? ज्वाइंट फैमिलीज बेटर होती हैं या न्यूक्लियर फैमिलीज, इंडिविजुअल जो फैमिलीज होती हैं वो ज्यादा बेटर होती हैं? तो हर किसी का क्या है, अपना अपना एक, हाँ बोलिए, मैम ज्वाइन ज़्यादा अच्छा बोलो होता है। कुछ। yes, ma'am. एडवांटेज डिसएडवांटेज मतलब एक्चुअली न्यूक्लियर फैमिलीज तो क्या, कुछ रीजन से बनने लग गई थी कि किसी को बाहर काम करने जाना है या आपस में बनती नहीं थी तो लोग ब्रेकअप होने लग गए थे। बट अदरवाइज क्या होता है कि हर हर चीज के ड्रॉबैक्स भी हैं, हर चीज के बेनिफिट्स भी हैं। आई थिंक जॉइंट फैमिलीज के बेनिफिट ज्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ Yes, सिक्योरिटी, इन टर्म्स यस ऑफ मैम। केयर, इन टर्म्स ऑफ टू टीच ट्रेडिशन। क्योंकि आजकल क्या है, पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं,
तो हमारे जो दादा दादी नाना नानी जिन बड़ों के साथ हम रहते हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। हमें एक्चुअली हमारे क्या होता है, हर इंसान का नेचर अलग होता है। अब घर में अगर ज्यादा लोग हैं तो हर बंदे का नेचर अलग होगा, तो उससे आप कैसे पर्सन टू पर्सन ट्रीट कर सकते हो, किस बंदे को कैसे ट्रीट करना है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, ये भी तो आप सीखते ही हो ज्वाइंट फैमिली से, राइट। हर इंसान क्योंकि अलग नेचर का होता है, हर पर्सन आपको अलग तरह से ट्रीट करता है। या और भी बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं कि ज्वाइंट फैमिली के मेरिट्स हैं, मतलब फायदे हैं। वो क्या क्या है, जैसे कई बार ऐसा होता था पहले जब बच्चे स्कूल से आते थे तो उनको दादा दादी जो होते हैं वो पैम्पर करते थे, उनको खाना वाना देना, अगर उनके पेरेंट्स नहीं है घर पे अवेलेबल। अभी क्या होता है, पेरेंट्स दोनों जॉब पर रहते हैं और बच्चे जब घर पर आते हैं तो उनको कोई ग्रीट करने वाले ही नहीं होता, राइट। इस तरह की सिचुएशन भी हमको देखने को मिलती है आजकल। तो यस जॉइंट फैमिली का बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज, सिक्योरिटी लेवल कितना हाई होता था, क्योंकि घर में कोई ना कोई हमेशा मौजूद है, तो इसकी सिक्योरिटी, बच्चों की सिक्योरिटी, घर के सामान की सिक्योरिटी रहती थी, चोरियां कम होने के चांसेस रहते थे। अभी क्या है, इंडिविजुअल हाउसेज है, एक पर्टिकुलर टाइम डे में ऐसा आता ही है जबकि घर खाली पड़ा रहता है, कोई इंसान नहीं होता। तो जॉइंट फैमिली से वो वाला खतरा जो है चोरी होने का वो भी कम रहता था सिक्योरिटी पर्पज से, है ना। बच्चा जो चीजें स्कूल से सीखता है, कई चीजें हमारे कल्चर, हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड उनको हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि वो चीजें स्कूल से सीखें। हमारी फैमिली का क्या कल्चर है ये हमारे फैमिली मेंबर्स ही हमको बताएंगे, राइट। कोई और यस बाहर का आकर नहीं बताएगा। तो वो सारी चीजें अभी क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से डिबार्ड होती जा रही हैं, अलग होती जा रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन कल्चर की, तो ये जॉइंट फैमिली इज अ ट्रेडिशन ओवर हियर। ये यहाँ का ट्रेडिशन हुआ करता था, यहाँ का कल्चर हुआ करता था कि लोग जॉइंट फैमिलीज में रहना ज्यादा प्रेफर करते थे, है ना। और अभी भी कई जगह तो है ही यही कल्चर। फिर इसके बाद आता है अतिथि देवो भव, मतलब गेस्ट को गॉड के जैसे ट्रीट किया जाता है, गेस्ट को भगवान के जैसे ट्रीट किया जाता है। द गेस्ट इज गॉड और गेस्ट बिकम गॉड is a Sanskrit word taken from an ancient Hindu scripture which become part of the code of conduct for Hindu society। अगर हम गेस्ट की बात करें तो इंडिया में गेस्ट को गॉड के बराबर दर्जा दिया गया है, राइट। यस यस मैम। यस गेस्ट को मैम। किससे कंपेयर किया गया है, गॉड देवी देवताओं से कंपेयर किया गया है गॉड, हमारे गेस्ट को। मतलब गेस्ट का आना ऐसे ऐसे माना जाता है जैसे हमारे घर में कोई देवी या देवता आए हों, राइट, है ना। पूजा, यस मैम। यहाँ का ट्रेडिशन और क्या है, पूजा करना, पूजा या प्रेयर करना। इट इज नॉट अबाउट पूजा ओनली, इट इज अबाउट वर्शिप वी कैन से, है ना। हर हर एक कल्चर के लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा गॉड के ऊपर बिलीव रखते हैं। इन इंडिया इट इज ऑल्सो ए ट्रेडिशन, इट इज ऑल्सो ए कल्चर टू बिलीव इन गॉड, राइट। यस मैम वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं, है ना। दे डोंट बिलीव इन गॉड, दे बिलीव इन साइंस ओनली। बट इन इंडिया वी बिलीव इन साइंस एज वेल एज इन गॉड ऑल्सो, राइट, इन मेनी टर्म्स, है ना। मुस्लिम्स भी हैं यहाँ, यहाँ क्रिश्चियंस भी है, सिख भी है, हिंदूज भी हैं। वी आर मिक्सड इन कल्चर, राइट। तो प्रेयर करना, पूजा करना भी हमारे यहाँ के ट्रेडिशन है। इनके अलावा और आप कौन कौन से ट्रेडिशंस जानते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, बताइए। मैम सूर्य नमस्कार करना। वी बिलीव इन मैरिज, वी बिलीव इन मैरिजेस। यस बहुत सारी यस मैम। कंट्रीज में मैरिजेस पे बिलीव नहीं किया जाता, दे डोंट बिलीव इन कस्टम्स। अच्छा, वी बिलीव इन रिचुअल्स। हमारे बहुत सारे शादी करने के भी बहुत सारे वो होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी रस्में होती हैं। कोई यस मैम। मरता है जब, उसके भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। तो वी बिलीव इन रिचुअल्स ऑल्सो, यस राइट। मैम। कोई आता है, जैसे हमारे यहाँ पे कोई नया मेहमान, सपोज नया बेबी बॉर्न हुआ तो उसके अलग रिचुअल्स हैं, उसके भी हम लोग रिचुअल्स फॉलो करते हैं, और तो होता है ना ऐसे। तो वी बिलीव इन रिचुअल्स ऑल्सो। तो यस मैम। इंडिया इज ए कल्चरल कंट्री, इंडिया इज ए ट्रेडिशनल कंट्री, राइट। गांव के जो ट्रेडिशंस हैं एक्चुअली शहर
कुछ मैटर नहीं करता, बहुत सारे लोग उन्हीं रिचुअल्स को, उन्हीं ट्रेडिशंस को अभी तक चलाते आए हैं। यस, कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो कि जिनमें पैसा ज्यादा खर्च होता है, तो आजकल लोग ऐसे कहने लगे कि वेस्ट ऑफ मनी है, इसलिए इनको कुछ रिचुअल्स आजकल खत्म कर दिए गए हैं। बट फिर भी इंडिया इज अ कंट्री वेयर रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस आर फॉलो स्ट्रिक्टली, राइट? ऐसे ही होता है। यस मैम। चलिए, Yes, अब ma'am. हम यहाँ की अगर एजुकेशन की बात करें तो पुरानी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज है, फर्स्ट वन इज तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, द वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी was established in तक्षशिला और टक्सिला, जो कि अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, यस। 700 BC में इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था। एक्चुअली पार्टीशन के टाइम वो उस तरफ चली गई, अदरवाइज वो इंडिया की ही थी, राइट? Yes, ma'am. उस Yes, वक्त मोर देन 10,500 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टडीड है। 10,500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर पूरी दुनिया में से यहाँ पर पढ़ते हैं। द कैंपस accommodated students who came from as far as Babylonia, Greece, Arabia and China and offered over 60 different courses. डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पे मोर देन 60 कोर्सेज चलाए जाते हैं। द फेमस ट्रीटीज अर्थशास्त्र, संस्कृत फॉर द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स। यस, अर्थशास्त्र इज इकोनॉमिक्स। तो ये किसके लिए बेसिकली फेमस है? इकोनॉमिक्स के लिए, जो कि चाणक्य का नाम आपने सुना है? Yes. चाणक्य ने Yes, इकोनॉमिक्स यस को, मैम। यस, चाणक्य इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करवाए थे हम लोगों को। ठीक है, तो is said to have been composed in तक्षशिला itself। तो वो चाणक्य वाला जो कोर्स था ना अर्थशास्त्र का, दैट इज रनिंग इन तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी क्या हो गई? सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है दुनिया की, राइट? लेकिन अभी कहाँ पर है वो? Pakistan. पाकिस्तान में। कब एस्टेब्लिश हुई थी? 700. 700 BC। Okay. Then we come towards Nalanda University. Okay. It founded in the 5th century after that. Nalanda is known as the ancient seat of learning. Nalanda University भी 5th century में बनी थी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। 2,000 teachers and 10,000 students from all over the Buddhist world lived and studied in Nalanda. The first residential international university of the world. ये सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी दुनिया की। द यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की, ग्रीस एंड पर्शिया। इन कंट्रीज के स्टूडेंट्स ज्यादातर नालंदा यूनिवर्सिटी में। एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन बुद्धिज्म। तो जहाँ पे बुद्धिज्म को ज्यादा माना जाता है, जैसे कोरिया, जापान, चाइना, तो वहाँ के ही स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादा आते हैं पढ़ने के लिए, है ना? तो तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों ने जान लिया, ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, देन अच्छा, ये तो सबको पता होगा पाई, अबाउट पाई। पाई कहाँ से आया था? पाई किसने बनाया? बताइए। The value of pi was first calculated by Budhayana, and he explained the concept of what is known as Pythagorean theorem. Pythagorean theorem सबने पढ़ी है? Yes, ma'am. यस मैम। दिखाई दे रहा है Yes, क्या? ma'am. दिस इज पाइथागोरम Yes, थ्योरम, ma'am. है ना? Yes, ma'am. हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये वाला, ये दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर। इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज जो हैं दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, है ना? Yes, ma'am. इसमें जो पाई की वैल्यू है वो बुधायना ने एक्सप्लेन की थी। एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस, ये तीन चीजें हमारे इंडिया की ही देन है। बेसिकली इंडिया इज वेरी वास्ट और यू कैन से
पूरी दुनिया में जो मशहूर है इंडिया के लिए कि इंडियन पीपल्स आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स का 3/4 पार्ट जो है वो इंडिया से ही जन्मा है, जिसमें कि एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। तो ये तीनों चीजें तो इंडिया से ही दी गई हैं। ठीक है, समझ गए? Yes, ma'am. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वर बाय श्रीधराचार्य इन 11th सेंचुरी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसका पार्ट है? एल्जेब्रा का पार्ट है। श्रीधराचार्य ने इनको 11th सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। द लार्जेस्ट नंबर द ग्रीक्स एंड द रोमन्स used were 106, whereas Hindus used numbers as big as 10:53, means 10 to the power of 53, with specific names as early as 5000 BCE during the Vedic period। मतलब हम लोगों ने, इंडियंस ने, ड्यूरिंग वेदास, जब हमारे वैदिक वाला पीरियड चल रहा था ना, उस टाइम पे हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने लगे थे। ग्रीक्स एंड रोमन नंबर्स हम लोग यूज करने लगे थे। द प्लेस वैल्यू सिस्टम, द डेसिमल सिस्टम वाज डेवलप्ड इन इंडिया इन 100 BC। डेसिमल सिस्टम सबने पढ़ा है? Yes, ma'am. डेसिमल सिस्टम Yes, कैलकुलस सिस्टम जिसको कहते हैं। प्लेस वैल्यू जिसमें हम एक्सपेंडेड फॉर्म्स लिखते हैं ना, वो एक्सपेंडेड yes, फॉर्म ma'am. बड़ा बड़ा कि जैसे 5786 अगर लिखा हुआ है तो उसको कैसे लिखेंगे? 5000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 6। वो जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, प्लेस वैल्यू सिस्टम जिसे कहते हैं, वो भी इंडिया ने ही इंट्रोड्यूस किया था। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब डिजिटल वाला फॉर्म 0 and 1, वो सब कुछ कहाँ से इन्वेंटेड है? इंडिया से। लुक हाउ, मतलब हमने कितना कुछ दिया है दुनिया को। इंडियन हिस्ट्री ने, इंडियन ट्रेडिशंस ने कितना कुछ दे दिया है ऑलरेडी इंडिया को, वर्ल्ड को, राइट? एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस नाउ बिकम द यूनिवर्सल ट्रुथ। ये पूरी दुनिया में इसी तरह पढ़ाए जाएंगे जिस तरह इंडिया में होते हैं। और ये सब जन्मे कहाँ से, सब आई कहाँ से? ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ इनका? ये फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। तो एजुकेशन से रिलेटेड आपको किसी को और कुछ डिस्कस करना है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड और कुछ डिस्कस करना है? किस तरह से इंडिया ने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, इससे रिलेटेड और किसी को कुछ पता है? मैथ्स, नॉट अबाउट मैथ्स ओनली। Zero, ma'am. Ma'am, zero. Zero. Yes, ma'am. Zero. जीरो Arya. मतलब स्टार्टिंग ऑफ मैथ्स, स्टार्टिंग ऑफ मैथ्स इज ऑल्सो brought up from India, then divided from maths। और कुछ किसी को पता है जो कि इंडिया से गया हो एजुकेशन सिस्टम? चलिए आगे चलते हैं। नाउ रिलीजन एंड लैंग्वेजेस। रिलीजन और लैंग्वेजेस, ये नाम ही अपने आप में आप लोगों को सारी चीजें। इंडिया इज ए मिक्सचर ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेजेस। कितनी थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडिया में, राइट? कितने सारे रिलीजन फॉलो होते हैं। और इवन अगर हम बड़े बड़े धर्मों की बात करें, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो इनमें भी आपस में सब रिलीजन आ जाते हैं। ये भी आपस में इतने डिवाइडेड हैं कि कोई किसी चीज को किस तरह मानता है, कोई किसी चीज को किस तरह से मानता है। होता है ना? Yes, ma'am. ये सब हमने देखा है, राइट? तो इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेजेस, राइट? लेट्स first discuss about religion. Religion in India is characterized by a diversity of religious beliefs and practices. What is indubitably unique about India as a land of religions is that it is the birthplace of several major world religions. 3/4 of Indian people describe themselves as adherent of Hinduism, the oldest continuous faith in the world. India is equally a land of other faiths. The world's second largest population of Muslims, nearly 130 million in number, is to be found in India. And there are also some 25 millions of Christians also. देखो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस और बिलीव किया जाता है रिलीजन्स के ऊपर।
राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंडिया में सबसे ज्यादा बिलीव किया जाता है किस पर? रिलीजन पर, और उनको प्रैक्टिस भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिलीव करके छोड़ दिया। लोग आज भी मंदिरों में, मस्जिदों में और चर्चेज में जाते हैं प्रेयर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो बस बिलीव करते हैं, अपने घर पे और अपने काम पर ध्यान देते हैं। दे ऑल्सो प्रैक्टिस दीज थिंग्स। आज भी जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो हमारे रिलीजन के हिसाब से ही मनाए जाते हैं। राइट? ऐसा ही होता है ना? हर फेस्टिवल की Yes, ma'am. शुरुआत या तो पूजा से की जाती है या नमाज से की जाती है, या अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उनमें भी पहले प्रेयर की जाती है और फिर उसके बाद रिलीजियस, मतलब उसके बाद फेस्टिवल को एंजॉय किया जाता है। अगर हम हिंदू कस्टम्स की बात करें तो हर फेस्टिवल से पहले वो लोग पूजा करते हैं और फिर उसके बाद वो अपना फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। राइट? अगर हम मुस्लिम्स Yes, की ma'am. बात करें तो ईद, बकरा ईद, रमजान, सब में पहले इबादत और उसके बाद सेलिब्रेशन। ऐसा ही होता है। तो हर चीज में हमारे लिए पहले हम क्या रखते हैं? धर्म रखते हैं। होता है ना ऐसे? है ना? बल्कि कई अब तो ऐसा हो गया है कि सिर्फ प्रेयर की, ड्यूरिंग दिस कोविड प्रेयर किया और उसके बाद फेस्टिवल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि किसी से मिलना तो Yes, होता ही नहीं है। बट एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या है? डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कलर्स ऑफ रिलीजन, डिफरेंट कलर्स ऑफ प्रेयर ऑल्सो। मतलब हम किसी ना किसी बहाने प्रेयर करते हैं, किसी ना किसी बहाने हम गॉड को याद करते ही हैं। किसी भी चीज में, चाहे से हम कोई बुरी चीज को फेस कर रहे हो, चाहे से हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, या अगर हम शादियों की बात करें तो उसमें भी सबसे पहले हम लोग हमारे रिलीजन से रिलेटेड चीजें करते हैं। ऐसा होता है ना? So in many terms, we are somehow related to God, somehow related to our religion only. Then languages. Languages, how many languages are there in India? 780. 780 languages, excluding 220 languages that have been lost in last 50 years. Actually 220 भाषाएं ऐसी हैं जो कि गुम हो चुकी हैं। मतलब कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो कि लुप्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। तो उनके साथ साथ उन जो वो लैंग्वेजेस बोलते थे वो लैंग्वेजेस भी खत्म हो गई। अदरवाइज 780 के अलावा वी वर हैविंग 220 मोर लैंग्वेजेस। तो कितनी हो गई? 1000 लैंग्वेजेस वर देयर इन इंडिया, जो कि यहाँ बोली जाती थी, जो कि यहाँ प्रैक्टिस की जाती थी। ओके? संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द यूरोपियन लैंग्वेजेस। हम यूरोप में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती है वो कहीं ना कहीं संस्कृत से निकली है। ठीक है? तो संस्कृत इज द मोस्ट suitable language for computer software. A report in Forbes magazine, July 1987, said that Sanskrit is the mother of all European language. European languages की mother tongue कौन सी है? Sanskrit. Sanskrit. संस्कृत है। ठीक है? आगे चले? Yes, ma'am. नाउ फेस्टिवल। फेस्टिवल्स के बारे में तो सब जानते हैं ना। फेस्टिवल्स के नाम पे हमें छुट्टियां भी बहुत मिलती हैं। Yes, इंडिया ma'am. से रिलेटेड फेस्टिवल्स के नाम पे हमें छुट्टियां भी बहुत मिलती हैं। तो इंडिया इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। क्या कहा जाता है इंडिया को? लैंड ऑफ Land of फेस्टिवल्स ही festivals. कहा जाता है। इंडिया सेलिब्रेट हॉलीडेज एंड फेस्टिवल्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द फेथ्स इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में जितने फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं ना, उतने सिर्फ अकेले इंडिया में मनाए जाते हैं। राइट? इन वन रीजन और द अदर festivals happen almost every day, each with a speciality of its own. हर रोज हमारे यहाँ कोई ना कोई त्योहार होता है और उस हर त्योहार की अपनी एक स्पेशलिटी है। मतलब कुछ एक चीज उसमें, ऐसा नहीं है कि हर जो त्योहार है वो किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। होली साल में एक ही बार आती है। राइट? दिवाली साल में एक ही बार आती है। Yes, ईद ma'am. एक ही बार आती है। क्रिसमस एक ही बार आता है। ठीक है? तो हर एक फेस्टिवल की अपनी एक खासियत है। हर एक फेस्टिवल के पीछे अपना एक रीजन है मनाने का, एंड दैट इज यूनिक। वो सबसे अलग है। ऐसा नहीं है कि वो इंटरकनेक्टेड है। मतलब कि जिस रीजन से हम होली मनाते हैं, क्या हम उसी रीजन से दिवाली मनाते हैं? No, ma'am. दे बोथ हैव डिफरेंट रीजंस ना। Yes, ma'am. होली Yes, ma'am. डिफरेंट रीजन से बनाई जाती है और दिवाली। तो ऑल द फेस्टिवल्स आर हैविंग यूनिक
reasons. Okay, each festival in each region has its own particular foods and sweets appropriated to their custom. Yes, इंडिया में हर फेस्टिवल का अपना एक खाना भी है ना? Yes, ma'am. होली पे हम Yes, लोग ma'am. गुजिया बनाते हैं, होली पे गुजिया बनती है ना, Yes, ma'am. है ना? दिवाली पे, मीठा स्वीट्स मैम. जैसे ईद पे शीर खुरमा बनाया जाता है, दिवाली सेवैयाँ में बनाई स्वीट्स जाती हैं, दिवाली पे मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। मिठाइयाँ तो हर फेस्टिवल पे बनाते हैं, मीठा खाने का तो Yes, बहाना ma'am. चाहिए इंडियंस को। यस मैम. Yes, ma'am. इंडियंस को मीठा खाने का तो बहाना चाहिए, लेकिन हर हर एक उसका, जैसे पंजाबी के जब वो होते हैं फेस्टिवल्स होते हैं, तो बेसिकली उनके यहाँ छोले भटूरे या छोले कुलचे बनाया जाता है ना? तो हर फेस्टिवल का अपना एक मजा है। नाउ मेडिकल साइंस, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर से रिलेटेड मेडिकल साइंस क्या कहती है? आयुर्वेद। आयुर्वेद कहाँ से उपजा? कौन सा बर्थ प्लेस है आयुर्वेद का? इंडिया। India. आयुर्वेद इज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन नोन टू मैनकाइंड। सबसे पहला स्कूल मेडिसिन का क्या है? आयुर्वेद है, जिसको मैनकाइंड के नाम से भी जाना जाता है। द फादर ऑफ मेडिसिन, चरका, consolidated Ayurveda 2500 years ago in India। 2500 साल पहले इस कस्टम को हम लोग ट्रेडिशन में ला चुके थे, राइट? दैट इज चरक, दैट इज आयुर्वेद। आयुर्वेद सिस्टम को 2500 ईयर एगो इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवा दिया था। आयुर्वेद के अंदर में क्या होता था? जड़ी बूटियों से रिलेटेड दवाइयाँ बनाई जाती थी हर एक बीमारी के लिए, हर एक तकलीफ के लिए, है ना? अभी Yes, ma'am. उसमें बकायदा एमबीबीएस भी होती है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन योगा। योगा क्या है? फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड मेंटल रिलैक्सेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जिसे हम कहते हैं, है ना? हम हमारी बॉडी को काम, कंपोज एंड इन स्ट्रक्चर कैसे रख सकते हैं? थ्रू योगा। और आजकल तो योगा ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना ज्यादा फेमस हो चुका है। यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना ज्यादा फेमस हो चुका है, हर कोई योगा के बारे में जानता है। हर कोई, इवन वेस्टर्न कंट्रीज हैज बीन स्टार्टेड फॉलोइंग योगा। तो योगा भी किसने इंट्रोड्यूस करवाया? इंडिया ने। India. देखो, फिर इसके बाद सुश्रुता इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुता ये इंडिया में हुआ करता था। सर्जरी, जो पहले जो सर्जरीज होती थी, जैसे किसी को कट लग गया तो उसको स्टिचेस लगाने हैं, या किसी को गिठान हो गई है, गिठान समझते हैं ना आप लोग? गांठ समझते हैं ना? गांठ हो जाती है, कहीं पे वेन्स फूल जाती हैं, खट्टी हो जाती हैं, Yes, उनको ma'am. रिमूव करना रहता था बॉडी से। तो वो सारी सर्जरीज किसके? सुश्रुता के अंडर में आती थी। ओवर 2600 years ago, Sushruta and his team conducted complicated surgeries like cataract, artificial limbs, cesareans, fractures, urinary stones and also plastic surgeries and brain surgeries। ये सब कुछ सुश्रुता के अंडर में था। ये सब कुछ सुश्रुता ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। ये फादर ऑफ सर्जरी कहलाए जाते थे उस टाइम पे। कैटरेक्ट मतलब जानते हैं? कुछ आई से रिलेटेड होता है। आर्टिफिशियल लिम्स, सिजेरियंस मतलब जो बेबी बॉर्न होते थे, नॉर्मल डिलीवरी जिनकी नहीं होती थी, सिजेरियंस के थ्रू होती थी, वो सब कौन करते थे? सुश्रुता। फ्रैक्चर, अगर किसी को कोई बोन वगैरह टूट गई है, उससे रिलेटेड भी ऑपरेट करना होता था, तो वो भी इन्हीं के अंदर। यूरिनरी स्टोन, पथरी जिसको कहते हैं, या प्लास्टिक सर्जरी या ब्रेन सर्जरीज, ये सब जितनी भी चीजें होती थी, ये सब किसके अंडर में? सुश्रुता के अंदर में। कब? 2600 साल पहले। More than 3000 different surgeries were performed and nearly 120 surgical instruments has been used before 2600 years ago। Just imagine कि 2600 साल पहले 3000 से ज्यादा सर्जरीज उन्होंने की और 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे 2600 साल पहले। अब देखिए कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और उस टाइम पे उन्होंने वो सारे, बेस तो वही रहा है, ऑब्वियसली बेस तो वही रहा है ना।
हर चीज इम्प्रूव होती है, लेकिन कहीं से आइडिया आता है, तो वो आइडिया कहाँ से आया? सुश्रुता से। यूजेस ऑफ एनेस्थेसिया वाज वेल नोन इन एंशिएंट इंडियन मेडिसिन। एनेस्थेसिया समझते हैं आप? किसी को ऑपरेट करते हैं जब, तो उसको सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए, या वो वाला पार्ट जहाँ पे भी आपको कट लगाने, स्टिचेस लगाने, वो जगह सुन्न हो जाए, उसके लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। समझते हैं? तो ये वाली चीज एंशियंट इंडिया में पता थी, उसके लिए मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल थी, उसके लिए उस टाइम पे तो जड़ी भी बूटियां होती थी, तो वो जड़ी बूटियां ऑलरेडी अवेलेबल थी इंडिया के पास। गेटिंग? Yes, ma'am. समझ में आई? Yes, ma'am. तो हम सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, हम मेडिकल साइंस में भी बहुत आगे रहे हैं लोगों से। नाउ स्पोर्ट्स, अबाउट स्पोर्ट्स, इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में आप लोग क्या क्या समझते हैं, बताइए। टेल। चेस इंडिया से ही हुआ था ना। चेस, यस। The game of chess was invented in India and was originally called, क्या कहते थे इसको? "64 स्क्वायर्स", अष्टपाड़ा कहा जाता था इसको। लेटर दिस गेम came to be known as चतुरंगा। चतुरंगा। चतुरंगा सबसे पहले इसको 64 स्क्वायर्स कहा जाता था, जिसको कि हम अष्टपाड़ा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद चतुरंगा के नाम से ये गेम जाना जाने लग गया। देन चतुरंगा वाज प्लेड ऑन एन ऑथेंटिक क्लॉथ, ये कपड़े पे खेला जाता था। गेम सरफेस बाय 2, 3 और 4 प्लेयर्स, इसमें कितने, 2, 3 या फिर 4 प्लेयर्स इसको खेल सकते थे चतुरंगा को। ठीक है। Chaturanga combines the basic strategy of chess with the dynamic challenge of chance, as each move is determined by the random roll of wooden dice। वही डाइस होता था एक, और डाइस के हिसाब से खेला जाता था। देखो, फिर मैं वही एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे हमने कंप्यूटर साइंस के या इंटरनेट के बारे में पढ़ा था, तो हमने जनरेशन पढ़ी, पहला कंप्यूटर कैसा था, फिर दूसरा कंप्यूटर कैसा आया, फिर तीसरा, ये सब पढ़ा हमने। इसी तरह से मेडिकल साइंस में भी हुआ उस टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हंटिंग की, तो शुरुआत में क्या होता था, शिकार खेल के लोग अपना पेट पालते थे, होता था। तो उस Yes, टाइम पे ma'am. लकड़ी के भालों से शिकार खेला जाता था, या पत्थर की नुकीली चीजें बनाई जाती थी। तो वो क्या थे, वो बेसिक आइडियाज थे। फिर उसके बाद लोहा इस्तेमाल किया जाने लग गया, फिर उसके बाद दूसरी चीजें, फिर अब गन्स इस्तेमाल करने की जाने लग गई शिकार के लिए, राइट। तो शुरुआत क्या होती है, एक आइडिया से होती है। तो वो वाली चीज आइडिया। अभी हम मेडिकल साइंस की जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट्स, कितने इंस्ट्रूमेंट्स, 160 इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम पे 120 इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम पे यूज किए जाते थे फॉर सर्जरीज। तो आज जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, इनका आइडिया था वो, राइट। वहीं से आइडिया आया, फिर उसके बाद वो इम्प्रूव होते होते यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है। इसी तरह अभी हम Yes, अगर स्पोर्ट्स की बात करें, तो चेस सबसे पहले इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उस टाइम पे चेस का फॉर्मेट कुछ और था। 4 लोग इसको मिलके खेलते थे, और डाइस के थ्रू, जैसे हम लूडो खेलते हैं ना, डाइस के थ्रू, Yes, yes, डाइस ma'am. के थ्रू ये खेला जाता था। लेकिन कुछ स्ट्रेटेजीज जो थी वो बिल्कुल चेस जैसी ही थी। ठीक है। कुछ जो स्ट्रेटेजीज थी वो क्या थी, बिल्कुल चेस जैसी थी। फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स आते गए, इसको और कॉम्प्लिकेटेड करते गए। नाउ वी आर हैविंग चेस, है ना। देन द गेम ऑफ कार्ड्स, पत्तों का खेल। द पॉपुलर गेम ऑफ कार्ड्स ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में स्टार्ट हो गया था गेम ऑफ कार्ड्स। ठीक है। एंड वाज नोन एज क्रीड़ा पत्रम। इसको क्या कहते थे हम, क्रीड़ा पत्रम कहते थे। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडियन ही है ना। Yes, ma'am. ma'am. इंडियन बेस, Sanskrit में। संस्कृत को संस्कृत फॉलो में करते हैं। जैसे अष्टपाड़ा, यस, अष्टपाड़ा हो गया, चतुरंगा हो गया, ये क्रीड़ा पत्रम हो गया, ये क्या, ये सब कुछ संस्कृत से रिलेटेड है। Yes, ma'am.
Yes, Yes, ma'am. It ma'am. was one of the favorite pastime of Indians in ancient time. ये सबसे पसंदीदा गेम हुआ करता था पत्तों का खेल, ठीक है। पुराने जमाने में सबसे अच्छा पास टाइम पास गेम जिसको कहते हैं वो यही हुआ करता था। दिस गेम वॉज पैट्रोनाइज्ड स्पेशली बाय द रॉयल्टी एंड नोबिलिटी, ठीक है। दिस गेम इज रिकॉर्डेड टू हैव बीन प्लेड इन राजपुताना, कश्यपा, मीरू मतलब कश्मीर, उत्काला मतलब उड़ीसा, द डेक्कन एंड इवन इन नेपाल। कहाँ कहाँ खेला जाता था ये? राजपुताना में, कश्मीर में, उड़ीसा में, देन डेक्कन में और नेपाल में सब जगह खेला जाता था। रॉयल्टी डिफाइन करता था, मतलब रॉयल लोग इसको खेला करते थे उस टाइम पे, ठीक है। नाउ द स्नेक एंड द लेडर, सांप सीढ़ी, ये तो सब जानते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सांप सीढ़ी भी कहाँ से आया है? इंडिया से India. आया है। और इसको क्या कहा जाता था? मोक्ष पटम, मोक्ष पटम कहा जाता था। गेम हैड इट्स ओरिजिन इन इंडिया। स्नेक्स एंड द लेडर, सांप सीढ़ी कहाँ से आया है? इंडिया से आया है। और इसको तब क्या कहा जाता था? मोक्ष पटम कहा जाता था। और परम पदम और मोक्ष पथ कहा जाता था। इट वॉज यूज्ड टू टीच हिंदू धर्मा एंड हिंदू वैल्यूज टू चिल्ड्रन। बेसिकली इस गेम के थ्रू बच्चों को हिंदू धर्म की वैल्यूज सिखाने के लिए यूज किया जाता था कि किस तरह से लोग हिंदू धर्म को फॉलो करें, ठीक है। तो बच्चों को जैसे सिखाते हैं ना, उसके लिए सिखाने के लिए सांप सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता था। द गेम वॉज क्रिएटेड इन बाय द 13th सेंचुरी, 13वीं सदी के अंदर आया था। पोइट सेंट ज्ञानदेव। द लेडर्स इन द गेम रिप्रेजेंटेड वर्च्यूज एंड द स्नेक्स इंडिकेटेड वाइसेस। The game was played with cowrie, shells and dices। वही dices और कौड़ी नहीं आती थी, कौड़ी है जानते हैं आप? कौड़ी जानते हैं? चंगापो Yes. वगैरह खेली होगी ना आपने, कौड़ी आती थी, एक तरफ से तो Like शेल the जैसी होती stones. है और यस यस Stones. यस वाइट कलर के रहते हैं कौड़ियाँ, उनसे खेला जाता था। द गेम सर्व ए ड्यूअल पर्पज एंटरटेनमेंट एज वेल एज does and don'ts, divine rewards and punishment, ethical values and morality। इसमें क्या होता था कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो सीढ़ी चढ़ते हो, मतलब आपको अवार्ड मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलता है ना। लेकिन जब आप कुछ बुरा काम करते हो तो आपको सांप डस लेता है और आप वापस अपने, मतलब वापस आपका डिमोशन हो जाता है, आप Yes, ma'am. नीचे की तरफ Okay. आ Yes, जाते हो। ma'am. तो ये जो गेम था ना, उस तरह से शो करता था कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे, अच्छे और ऊपर जाते जाओगे। लेकिन अगर आप बुरा काम करोगे, बुरे कर्म करोगे, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा और आप वापस नीचे की तरफ आओगे, आपको तकलीफ होगी। तो सांप सीढ़ी इस तरह से हिंदू धर्म को सिखाने के काम में आता था, ठीक है। कौड़ी और डाइसेस के साथ इसको खेला जाता था। देन मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट भी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? बेसिकली इंडिया India. से। बोधि धर्मा, अ बुद्धिस्ट monk from India introduces कलारी into China and Japan। एक्चुअली वो थे इंडिया के, लेकिन उन्होंने ये कहाँ जाके इंट्रोड्यूस किया? चाइना और जापान में, 5th सेंचुरी में, ठीक है। कलारी थे जिन्होंने ये गेम को इंट्रोड्यूस कहाँ जाके किया? चाइना और जापान में। मैं अभी आप लोगों से यही पूछने वाली थी कि भले ही मार्शल आर्ट्स इंडिया से स्टार्ट हुआ हो, लेकिन बताइए कहाँ का फेमस है? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही थी कल. आपका वॉइस कट गया मैम। ओके, मैं कह रही हूँ, वेट, हाँ, मैं कह रही हूँ कि भले से जो कालारी थे, मतलब वो इंडियन थे, बौद्धि धर्म जो थे वो मैम फिर से कट इस गया। गेम को इंट्रोड्यूस किया चाइना और जापान में जाके। उन्होंने इस गेम को, मार्शल आर्ट्स को, कहाँ जाके इंट्रोड्यूस किया? चाइना और China. जापान जाके, ठीक है। चाइना और उन्होंने इस गेम को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? अभी सबसे ज्यादा फेमस जो है वो कहाँ का है? चाइना। China. ये चीज कहाँ की फेमस है? चाइना में। वेट,
यस, चाइना की सबसे ज्यादा फेमस है। चाइना की सबसे ज्यादा फेमस है मार्शल आर्ट। लेकिन हम जो देखते हैं, बुद्ध धर्म के लोग जो हैं वो मार्शल आर्ट में परफेक्ट होते हैं, है ना। यस मैम। बेसिकली लोग मूवीज में भी दिखाई जाती है ये वाली चीज। तो जो इंट्रोडक्शन दिया था वो एक इंडियन पर्सन ने ही दिया था, है ना। वो एक इंडियन पर्सन ने ही दिया था, लेकिन इंट्रोड्यूस किसी और कंट्री ने कर दिया। ठीक है। यस। नाउ म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट। देखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, music has remained in an integral part of Indian culture since antiquity। बहुत पुराने जमाने से म्यूजिक जो है वो इंडिया का कल्चर रहा है, इंडिया के कल्चर का एक पार्ट रहा है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सरोद, सारंगी, तबला एंड सितार which are very popular in the world of music today had also been a part of ancient Indian music। ये सारी चीजें एंशियंट इंडियन म्यूजिक का पार्ट रही है। ऑल्दो ये अभी वर्ल्ड वाइड फेमस है। इवन बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स रखे जाते हैं सिर्फ सरोद के, सिर्फ सारंगी के, सिर्फ तबला के और सिर्फ सितार के, वर्ल्ड वाइड, और लोग सुनने आते हैं। गजल, ख्याल, ताला, घराना एंड रागा, ये कुछ राग हैं, ये कुछ म्यूजिकल जीन्स हैं जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को रिप्रेजेंट करती हैं। इन एंशियंट इंडिया म्यूजिक यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फेमस संस्कृत ड्रामाज लाइक मीर चकातिका एंड अभिजनन शकुंतलम। The origin of the ancient Indian music began in the age of the Aryans with the chanting of Vedas। आर्यंस के जमाने में जब वेदास, मतलब वेदास की चैंटिंग, उन मंत्रों का को जब पढ़ा जाता था, चैंटिंग मतलब समझते हैं ना। यस मैम। उच्चारण करना। यस, उनका उच्चारण एक म्यूजिकल फॉर्म में किया जाता था। तो इंडिया ने तो म्यूजिक तभी से इंट्रोड्यूस करवा दिया था। तो द म्यूजिक वाज फाइनली क्रिएटेड विद द रिदम एंड मेलोडी। तो रेफरेंसेस बाय द एंशिएंट इंडियन म्यूजिक कैन बी फाउंड इन वेदास, पुराण, उपनिषद, एपिक्स एंड श्रीमद् भगवत गीता। इन सब के जमाने से म्यूजिक इंडिया में चला आ रहा है ना। और हमारे जो एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हो गए? सरोद, तबला, सारंगी, तबला एंड सितार। सितार। यस, ठीक है। थिएटर्स इन इंडिया, अगर हम थिएटर्स की बात करें, द एंशिएंट इंडियन थिएटर्स प्लेड अ मेजर रोल इन द इंडियन कल्चर इन द पास्ट। इंडिया इज द एंशिएंट पास्ट वाज इन्वेडेड। देखो क्या होता था, शुरू से ही जब गीता और महाभारत लिखी जा चुकी थी ना, तो फिर इनको स्टेज पे इसलिए परफॉर्म करते थे ताकि लोगों को ज्ञान मिले। हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था उस टाइम पे, हर कोई सुनता नहीं था, हर कोई पढ़ता नहीं था इसको। तो उनको गीता, ये सॉरी, महाभारत और रामायण प्ले करके दिखाते थे ताकि उनको पता चल जाए ये। तो वहां से थिएटर्स का स्टार्ट हो गया था। ठीक है। द इंडिया इज द एंशिएंट पास्ट वाज इन्वेडेड सेवरल टाइम्स and this contributed in shaping the culture and heritage of India. Two of the best known ancient Indian theaters are Ramayana and Mahabharata। ठीक है। Dramatics and folk theaters were very popular with the Vedic people। The main ingredient of ancient Indian theaters used to be depiction of events of everyday Indian dance, ritualism and food। देन नृत्य शास्त्र जिसको कहा जाता था। तो इंडिया का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन सिर्फ म्यूजिक में ही नहीं, इंडियन डांस में भी रहा है। देखो इंडिया के हर स्टेट में अलग तरह का डांस परफॉर्म होता है। राजस्थान में कौन सा डांस होता है? मैम घूमर। राजस्थान में घूमर। गुजरात में डांडिया मैम। गबड़ा। यस, डांडिया। गरबा। गरबा मैम। डांडिया। यस। इसी तरह पंजाब में भांगड़ा होता है। हर तरह, साउथ के भी बहुत सारे डांसेस इसी तरह फेमस है। तो इंडिया नृत्य शास्त्र का भी एक मिला जुला रूप है। ठीक है। नाउ अगर हम आर्किटेक्ट की बात करें,
तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे। यस जिनमें मैम। से ताजमहल तो 7 अजूबों में से एक, दुनिया के 7 Yes, अजूबों ma'am. में से एक क्या है, ताजमहल भी है। तो इंडिया का आर्किटेक्ट, जिसमें कि बुद्धिस्ट टेम्पल्स है, या हम पुराने जमाने के जो किले वगैरह देखें तो वो भी आर्किटेक्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मुगल एम्पायर जो रहा इंडिया का, उन्होंने बहुत कुछ, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स इंडिया को दिए हैं ऐसे, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। तीर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तीर म्यूट योरसेल्फ। तो आर्किटेक्चर का भी इंडिया का अपना ही एक वो रहा है, मतलब यूरोप में बहुत फेमस है इंडियन आर्किटेक्ट। ठीक है, इंडियन आर्किटेक्ट से रिलेटेड आपको काफी सारी चीजें पता है। देन इंडियन लिटरेचर, ये सारी चीजें जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, महाभारत, रामायण, वेदास, ये सब कुछ क्या है, इंडियन लिटरेचर ही है। और ये सब कब कब से प्रचलन में है, दीज आर 2500 BC, 2500 साल पहले से ये चलन में है ना। तो इंडियन आर्किटेक्ट के साथ साथ इंडियन लिटरेचर, सिर्फ इंडियन लिटरेचर को इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड पसंद किया जाता है। इंडियन क्यूजाइन, एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे साउथ इंडियन फूड अलग है, नॉर्थ इंडियन फूड अलग है, ईस्टर्न वेस्टर्न फूड अलग है। आप जाओगे हर जगह आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। क्यूजाइंस मतलब इंडियन के जिस तरह से कल्चर डिफरेंट है, उसी तरह इंडियंस में खाना भी। जैसे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, कढ़ी, गट्टे, ये फेमस है, केर सांगरी। अगर बिहार की तरफ की बात करें, यूपी की तरफ की, तो लिट्टी चोखा, राइट, वहाँ का बहुत फेमस यस है। मैम। पंजाब की तरफ की बात करें तो वहाँ पे कुछ और, साउथ इंडियन की बात करें तो वहाँ पे इडली सांभर, तो वहाँ के क्यूजिन ही अलग है। तो इंडियन इज ए मिक्सचर ऑफ नॉट ओनली फूड, नॉट ओनली कल्चरल एक्टिविटीज, नॉट ओनली रिलीजन, बट ऑल्सो ट्रेडिशन, है ना। हर चीज का टेस्ट अलग, हर चीज का मजा अलग। यहाँ की ज्वेलरी और यहाँ की क्लोथिंग भी पूरी दुनिया में फेमस है। आपने देखा होगा कई बार जब हमारे यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं तो वो बकायदा इंडियन आउटफिट पहन के और फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। अच्छा, और इंडिया में ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको सेम तरह के, मुंबई जाओ, महाराष्ट्रियन औरतों का पहनावा अलग होता है, राइट। पंजाब जाओ, पंजाब में पटियाला सूट मिलेंगे आपको पहने हुए लोग। राजस्थान में साड़ी और वो घाघरा लुगड़ी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, होता है ना ऐसे। राजपूत की ड्रेस अलग होती है, मुस्लिम्स की ड्रेस अलग होती है। तो कितने सारे कलर्स हैं, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ कलर्स इन इंडिया, राइट। यस मैम। देन हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर आर्ट्स, ये भी यहाँ के, मेहंदी बहुत फेमस है यहाँ की, ये बांस वाले आइटम्स बहुत फेमस है। मार्बल से कटिंग हुई भी बहुत फेमस है। ब्रास के आइटम्स, वुडन आइटम्स बहुत फेमस है। जूट बहुत फेमस है यहाँ का। और खुर्जा, ये जानते हैं आप ये क्या है, ये जो 2 बांस रखे, खुर्जा पॉटरी, इंडिया की खुर्जा पॉटरी इटली में बहुत बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ से खूब एक्सपोर्ट की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन कल्चर एंड इंडियन हेरिटेज। नाउ किसी को अगर कोई दिक्कत है इसमें तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है अभी। इज देयर एनी डाउट? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. ओके,